नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हमने संविधान की क्लास में संविधान क्या है इसके बारे में पढ़ा था, और दूसरी क्लास में हमने उस संविधान सभा का गठन है, इसमें कितने सदस्य थे, इस सब के बारे में, गठन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो हमने ये 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज हम संविधान के उद्देश्य का पढ़ेंगे, और उद्देश्य का में जो शब्द हैं उनको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इन शब्दों का देखिए मेंस में महत्व है, क्योंकि मेंस में ये डायरेक्ट शब्द पूछ लिए जाते हैं कि संप्रभुता का क्या अर्थ है, पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, ये शब्द डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे पंथनिरपेक्षता शब्द दे दिया और बताया कि इसका क्या अर्थ है, आपको स्टेटमेंट दे दिए 2-3, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए हम इन्हें विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैंने जब संविधान स्टार्ट किया था तो कहा था कि जो शब्द हैं इसमें वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसलिए आज हम उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें कई फैक्ट भी आएंगे, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और देखिए, आप लोगों को हिंदी की जो क्लास चल रही है उसमें जो अलंकार चल रहा है हमारा अभी, और उसमें 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे हिस्ट्री में भी जैन धर्म तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसमें हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा लाइक भी किया करिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक भी कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, उद्देश्य का में क्या कहा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ये मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये याद नहीं रखना है आपको, ये तो द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें क्या याद रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित तो आत्मर्पित किया गया था। तो ये डेट याद रखना आपको, ये डेट क्या है, 26 नवंबर 1949, प्रीलिम्स में फैक्ट के लिए। ठीक है, प्रस्तावना का उद्देश्य, ये देखिए ये शब्द दिए गए, यही है प्रस्तावना का उद्देश्य। क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। जो ये शब्द दिए गए हैं एक पैराग्राफ में, वो ही हम सेंटेंस के रूप में। ठीक है, ये देखिए पॉइंट वाइज है। विचार मत विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, पद और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता स्थापित करना। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आपको अभी ये याद रखना है कि प्रस्तावना में क्या क्या बातें की गई। ठीक है, इसमें देखिए कहा गया है कि संप्रभुता, इसमें कहा गया है संप्रभुता है, तो संप्रभुता किस में निहित है, संप्रभुता तो यहाँ लोगों में समाहित, लोगों को संप्रभु कहा गया है, मतलब लोग स्वतंत्र है। ठीक है, तो जबकि हम देखें ब्रिटेन के संविधान में संसद संप्रभु, संसद संप्रभु। तो ऐसे ही विभिन्न देशों के संविधानों में संप्रभुता का अर्थ अलग अलग है, क्योंकि हमें अपने भारत के संविधान के बारे में याद रखना है। और यहाँ संप्रभुता का अर्थ लोगों से है। ठीक है, लोग संप्रभु स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि संप्रभुता का अर्थ क्या है यहाँ, तो वहाँ दिया जा सकता है संविधान संप्रभु है, संसद संप्रभु है, या लोग संप्रभु है। तो यदि ऑप्शन में लोग आए तो आपको ये लगा देना भारत के लोग संप्रभु। ठीक है, याद रखना। इसमें घोषणा की गई है, भारतीय राज्य की प्रगति संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक है। ठीक है, तो जो वही बातें हैं जो ऊपर कही गई हैं वही हैं, न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की भावना,
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, तो ये पूरी वही बातें हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज बता दिया है ये क्या क्या बातें की गई हैं इसमें, ठीक है। 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ हम जो उद्देश्य काम शब्द दिए गए उनके अर्थ समझेंगे और उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हम भारत के लोग संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल आधार है। हम भारत के लोग जो शब्द कहा गया है इसका अर्थ बताया गया है, हम भारत के लोग क्या अर्थ लगाते हैं। इन शब्दों का महत्व इस अर्थ में है कि अपने संपूर्ण इतिहास में पहली बार भारत के लोग स्थिति में कि अपने भाग्य का निर्माण करने का निर्णय स्वयं कर सकें। तो हम भारत के लोग का अर्थ है कि पहली बार इतिहास में देखिए, ब्रिटिश काल में हम स्वतंत्र नहीं थे, कोई निर्णय हम स्वयं से नहीं ले सकते थे, ब्रिटिश शासन पर निर्भर थे। जबकि अब जब संविधान जहाँ उद्देश्य काम क्या कहा गया, हम भारत के लोग, तो अब इसमें कहा गया है कि हम स्वतंत्र हैं और संप्रभु हैं। मतलब कोई भी निर्णय हम स्वतंत्र होकर ले सकते हैं, ठीक है। और अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं, कोई भी कानून बनाएंगे। संविधान सभा का देखिए गठन हुआ तो सभी भारत के लोग थे उसमें, तो इसलिए कहा गया कि अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं करेंगे, न कि कोई बाहरी सत्ता हमारे भाग्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो हम भारत के लोग का अर्थ यही है कि अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे, चाहे संविधान सभा हो चाहे कोई कानून हो, उसका निर्माण हम स्वयं करेंगे, ठीक है। तो यही कहा गया है। यह शब्दावली भारत समाज के अंतिम व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है कि हमारे भारत और उसकी व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो इसमें अंतिम व्यक्ति भी शामिल है, ठीक है। इसमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। जब ब्रिटिश शासन में जब प्रतिनिधित्व दिया जाता था वहाँ भेदभाव होता था, आर्थिक आधार पर हो या सामाजिक आधार पर, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं की गई है, अंतिम व्यक्ति को भी शासन में शामिल करने की बात की गई है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। ये दिया गया है संप्रभुता। इसका क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है भारत ने अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। अन्य कोई सत्ता इसे अपने आदेश के पालन के लिए विवश नहीं कर सकती है। भारत में स्वतंत्र होने के बाद से 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से की है, अतः भारत की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रमंडल का सदस्य है भारत, ब्रिटेन में जो राष्ट्रमंडल है उसका सदस्य है, तो ये संप्रभुता का उल्लंघन है। तो ये संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि हमने स्वेच्छा से ग्रहण की है, न कि किसी बाहरी दबाव में। यदि हम किसी बाहरी दबाव में आकर के सदस्यता ग्रहण करते तो ये संप्रभुता का उल्लंघन होता। तो इसलिए ये संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्वेच्छा से ग्रहण किया गया है, ठीक है। और हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो देखिए, हमारे आंतरिक फैसले, कोई भी निर्णय लेते हैं हम आंतरिक, कोई भी निर्णय, चाहे हम कानून बनाएं या अंदर कोई भी निर्णय लें, हम प्रशासनिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या अर्थव्यवस्था हो, सभी निर्णय हम संप्रभु होकर लेते हैं। मतलब हमारे देश के नागरिक ही लेते हैं, हमारी संसद लेती है, ठीक है। बाहरी निर्णय भी हम स्वयं लेते हैं, ठीक है। तो बाहरी निर्णय विदेशी, जैसे हमारे देश के विदेशों से संबंध हों या विदेशों में किस मंडल, मतलब किसी भी जो कई एजेंसियां हैं उनकी सदस्यता ग्रहण करना है, तो इन सब का निर्णय जो बाहरी निर्णय होते हैं वो सब हम लेते हैं, न कि कोई अन्य देश लेता है, ठीक है। जबकि अन्य देश हैं, कई सारे देश हैं जिनके निर्णय कोई दूसरा देश लेता है, क्योंकि वो संप्रभु है, ठीक है। ये बात है संप्रभुता। मतलब हम स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय स्वयं लेंगे, चाहे बाहरी निर्णय हो चाहे आंतरिक निर्णय हो, ठीक है। ये बात कही गई है। ये समाजवादी, यह शब्द एक विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से पूरे समाज का अधिकार होने को मान्यता दी जाती है, ठीक है। यह पूंजी तथा व्यक्तिगत पूंजी पर आधारित आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद के विपरीत संकल्पना है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए जाने से पूर्व है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान में शामिल था। समाजवादी शब्द को उद्देश्य का में सम्मिलित करना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों के अनुरूप है, ठीक है। तो समाजवाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में ही नहीं था, ठीक है। तो ये मूल संविधान में नहीं था समाजवाद
मूल संविधान में था, तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जो नीति DPSP नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, वहाँ बात की गई थी समाजवाद की। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के काल में ये संशोधन किया गया और यहाँ समाजवाद शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे यहाँ, ये देखिए यहाँ 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के माध्यम से। ठीक, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो पहले ये समाजवाद DPSP में था, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, लेकिन 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये बातें हम याद रखें। और समाजवाद का क्या अर्थ बताएगा? राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार के माध्यम से पूरे समाज का अधिकार होता है। देखिए पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद कहता है व्यक्ति को महत्व देता है, मतलब संपत्ति पर एक व्यक्ति का अधिकार होगा, उसे संपत्ति अर्जन का अधिकार है। जबकि समाजवाद क्या कहता है? संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होगा। समाज का अधिकार होगा और यहाँ सरकार मेन रोल होगी। सरकार यहाँ नियंत्रण की भूमिका में होगी। ठीक है, नियंत्रण सरकार करेगी, नियंत्रण और प्रबंधन। ठीक है, और संपत्ति पर सभी का अधिकार। पूंजीवाद कहता है एक व्यक्ति को महत्व देता है, जबकि समाजवाद पूरे समाज को महत्व देता है। संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण समझता है। ठीक है, संपत्ति पर सभी समाज का अधिकार समझता है। और यहाँ पूंजीवाद कहता है एक व्यक्ति का अधिकार है और उसे संपत्ति अर्जन का अधिकार है। ठीक है, तो ये समाजवाद और पूंजीवाद में मूल अंतर है। ठीक है, ये बात हम समझें। अब शब्द पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष यह शब्द घोषित करता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता है। इससे यह भी घोषित होता है कि भारत सभी धर्मों का आदर समान रूप से करता है। सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत विश्वास, आस्था और धर्म का पालन, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यह शब्दावली 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य में सम्मिलित की गई। यद्यपि पंथनिरपेक्षता के मूल तत्व संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में समाहित। तो इसमें जो बात कही गई वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पंथनिरपेक्षता शब्द ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, ये बात याद रखें। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कहीं फैक्ट में कि पंथनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में शामिल ही नहीं था, तो ये फैक्ट गलत होगा, क्योंकि पंथनिरपेक्षता जो शब्द है ये पहले ही मूल अधिकारों में सम्मिलित है, पहले से ही सम्मिलित है ये शब्द। देखिए अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी धर्मों को स्वतंत्रता है, तो इसका अर्थ है किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं है। तो ये 25 से 28 में सम्मिलित है पहले से ही, तो ये नहीं कह सकते हैं कि सम्मिलित नहीं था। तो ये 25 से 28 में सम्मिलित है पंथनिरपेक्षता। हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे प्रस्तावना या उद्देशिका में सम्मिलित किया गया, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो और पंथनिरपेक्षता का अर्थ है, देखिए यहाँ कहा गया राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरी बात, सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा, राज्य समान संरक्षण करेगा। तो इसमें 2 बातें याद रखना है, राज्य का धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें है कि सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण। ठीक है, 2 बात याद रखें। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य
यहाँ राज्य का अर्थ है देश, यहाँ कोई एक स्टेट नहीं है, यहाँ देश है राज्य का। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब ये नहीं कह सकते राज्य का या कोई भी हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो, कोई धर्म नहीं होगा राज्य का। मतलब सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। ऐसा नहीं कि राज्य किसी बिल्कुल धर्म में हस्तक्षेप ही नहीं करेगा और उसे किसी भी प्रकार का मतलब मदद नहीं करेगा धर्म की। तो सभी धर्मों की मदद करेगा राज्य, लेकिन समान रूप से, यहाँ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे कि हिंदू धर्म को ही अधिक तवज्जो दे दिया, अधिक महत्व दे दिया और दूसरे धर्म को महत्व नहीं दिया, तो ये नहीं होगा। सभी धर्मों को समान महत्व देगा राज्य और संरक्षण करेगा आवश्यकता आने पर, ठीक है। और राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, देखा। जबकि विदेशों में है, विदेशों में वहाँ पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य बिल्कुल धर्म से अलग ही है, धर्म से अलग है, मतलब किसी भी प्रकार का न तो धर्म का संरक्षण करेगा, धर्म से बिल्कुल अलग रहेगा, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, अलग, धर्म से अलग रहेगा ये विदेशों में। क्योंकि भारत में धर्मों का समान संरक्षण करेगा राज्य, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा विशेष, ठीक है, ये बात याद रखें। ठीक है, आगे और शब्द हैं, ये देखिए शब्द हैं, उन्हें हम डिटेल से पढ़ रहे हैं इसीलिए समय लग रहा है, ठीक है। और एक बार हम पढ़ लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इनमें, ठीक है। और मेंस में या प्रीलिम्स में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट की क्लास देखते रहना है और कोई भी क्लास स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी संपूर्ण तैयारी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाएगी, ठीक है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।